हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इतिहास के बोर्ड जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, उससे रिलेटेड एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें आपको हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने जो पिछली वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें हड़प्पा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, आज हम जो चर्चा करेंगे सेकेंड चैप्टर की, इतिहास के। तो सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है आपके राजा, किसान और नगर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपके या इन्हीं क्वेश्चनों में आपके चैप्टर पूरा कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसकी चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, याद रखना वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हालांकि बताता भी जाऊंगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंस लिए हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जेम्स प्रिंसिप कौन था। ठीक है, तो दोस्तों जेम्स प्रिंसिप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने 1830 में, याद रखेंगे 1830 में खरोष्टी और ब्रह्मलिपि को का जो भी अर्थ था उसका अर्थ निकाला था। अर्थात हम कह सकते हैं कि खरोष्टी और ब्रह्मलिपि का जो अर्थ निकालने वाला व्यक्ति था कि इसके अंदर क्या लिखा है या किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है या क्या क्या लिखा था उस समय के बारे में, तो उसकी जो जानकारी हमें मिलती है, उसकी जानकारी जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसिप कौन हुआ? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जिसने 1830 में खरोष्टी और ब्रह्मलिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अशोक एक महान राजा रहा आपके मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, मौर्य काल में, हालांकि अभी बताएंगे भी मौर्य काल की नींव कैसे पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की नींव रखी थी। ठीक है, उसके अलावा अशोक एक महान राजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अशोक ने अपने आप को कुछ नाम दिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में आपके कि अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधि कौन सी थी। तो अशोक ने अपने आप को 2 नाम दिए। पहला नाम दिया देवम पिया और प्रियदासी। इनका अर्थ क्या है? देवम पिया का मतलब है देवताओं का प्रिय। ठीक है, अशोक ने अपने आप को देवताओं का प्रिय बताया। और प्रियदासी का मतलब है देखने में सुकम, देखने में सुंदर। तो अशोक ने अपने आप को सुंदरता की मूर्त भी बताया। ठीक है, तो अशोक ने अपने आप को ये 2 उपाधि दी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र के नाम बताइए। देखिए अभी तक तीनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे, 1 मार्क्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? सबसे पहला पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनिया, तोसली और स्वर्णगिरी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्वर्णगिरी को एक महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना जाता था। तो दोस्तों स्वर्णगिरी को एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में इसलिए माना जाता था क्योंकि वहां पर सोने की खदानें थी। ठीक है, इसीलिए स्वर्णगिरी को एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उस समय जाना जाता था। इसके अलावा देवपुत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, और देविक राजा को समझाइए। देखिए देवपुत्र की जो उपाधि ली गई है, देवताओं का पुत्र जो माना गया है या उस राजा ने जो बोला, वो था कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क के शासन काल में ही आपके सिक्कों का प्रचलन हुआ था, ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा कनिष्क ने अपने आप को देवपुत्र की उपाधि दी। और दैविक राजा कौन थे? देखिए जो उस समय राजा हुआ करते थे वो अपने आप को देवता के स्थान पर रखा करते थे। ऐसा क्यों करा करते थे? वो ऐसा इसलिए किया करते थे ताकि देवताओं की तरह भी राजाओं को पूजनीय माना जाए। ठीक है, तो इसीलिए कुछ राजा ऐसे होते थे जो अपने आप को दैविक राजा की उपाधि या देवपुत्र के रूप में प्रचलित करते थे, या एक तरीके से प्रजा के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करते थे कि हम दैविक राजा हैं, ताकि प्रजा के सामने राजा की क्या हो सके, राजा की एक इमेज अच्छी बन सके और राजा को पूजा जा सके। ठीक है, पूजनीय माना जा सके, इसीलिए दैविक राजा भी माना गया था। कुछ राजा ने अपने आप को दैविक राजा की भी उपाधि दी थी। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि धम क्या थे, इसकी क्या विशेषता थी। ठीक है, तो दोस्तों धम क्या थे? अशोक ने मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड। अशोक आपके बिंदुसार का बेटा था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात आपके अशोक को मगध साम्राज्य का राजा बनाया गया। ठीक है,
तो मगध साम्राज्य का राजा बनने के पश्चात अशोक ने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध किए, और जब अशोक ने युद्ध किया तो अशोक का एक युद्ध भी हुआ था, कलिंग का युद्ध, जिसके पश्चात उसने क्या करा था, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो सबसे पहले एक बात समझेंगे, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि इतना आपके हिंसा हुई उसमें, इतना आपका खून खराबा हुआ, तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, और अशोक ने क्या किया दोस्तों, अपने धर्म को परिवर्तन कर हिंदू धर्म से किस धर्म में ट्रांसफर हो गया, वो बौद्ध धर्म में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसी के साथ जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो अशोक ने बौद्ध धर्म और अन्य धर्म के प्रचार के लिए, याद रखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म एवं अन्य धर्म के प्रचार के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम प्रयुक्त किया गया धम्म। तो धम्म क्या थे, धम्म एक तरीके से एक डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो, जिसका कार्य था कि जिस धर्म के लिए उस धर्म की नियुक्ति की गई है वही उस धर्म का क्या करेगा, उस धर्म का प्रचार करेगा, वे धम्म। ठीक है, तो धम्म क्या है, आई होप सो, धम्म एक डिपार्टमेंट है जिसका काम क्या था, जिस धर्म के लिए उसकी नियुक्ति की गई है, बनाया गया है, वो उस धर्म का प्रचार करेगा। अब धम्म की विशेषता क्या होती थी दोस्तों, धम्म की विशेषता होती थी कि वह जब भी किसी धर्म की आपके प्रचार करेगा, जिस धर्म के लिए वो बनाया गया है, तो किसी दूसरे धर्म को वो अपशब्द नहीं बोलेगा। अर्थात अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू धर्म के लिए बनाया गया कोई एक धम्म है, तो आयोग है, डिपार्टमेंट है, तो वो अगर अपने हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो किसी दूसरे धर्म को अपशब्द नहीं बोलेगा। दूसरा, धम्म की विशेषता ये रही कि इसमें बड़ों का आदर सम्मान, छोटों का प्यार से रिलेटेड ये सारी बातों, इन चीज़ों को फैलाया गया। तीसरा, धर्म की विशेषता ये भी रही थी कि इसने प्रत्येक धर्म के प्रचार के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक आपके लोगों को भेजा और इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गण या संघ क्या होते थे, एक नंबर में आ सकता है गण या संघ क्या थे, तो आप कह सकते हैं कि ये कुलीन तंत्र था, मतलब जिस क्षेत्रों में, देखो इससे पहले मैं आपको अभी यहीं पर थोड़ा देखता हूँ, स्टॉप करते हैं और आगे एक बार टॉपिक लेके चलते हैं कि जो आपके चैप्टर है, इस चैप्टर में महाजनपद के बारे में आसार दिखाई देंगे आपको, महाजनपद कितने थे, महाजनपद के काम वगैरह मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में दे भी रखा है कि महाजनपद की प्रमुख विशेषता क्या थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट मैं आपको थोड़ा ये जो क्वेश्चन आया है गण या संघ, इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो दोस्तों, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था उसमें 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि 16 ही महाजनपदों की संख्या क्यों रही होगी, तो 16 महाजनपद की जो हमें संख्या के बारे में ज्ञात होता है वो होता है आपके जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है आपके भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, इन ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि 16 महाजनपद उस समय थे। ठीक है, उन 16 महाजनपदों में ज़्यादातर क्षेत्रों में राजाओं का शासन हुआ करता था, और राजाओं का शासन जिन क्षेत्रों में नहीं था वहां पर गण या संघ बनाए गए थे। अर्थात कुछ कुलीन तंत्र, मतलब कुछ राज्यों का, क्षेत्रों का आपके क्या करा गया था, विस्तार किया गया था, और जो कुछ राजा थे, जहां पर राजा नहीं थे वहां पर कुछ समुदाय, कुछ पुरुष या कुछ व्यक्ति क्या करते थे, आपके शासन किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा सरदार और सरदारी में क्या अंतर था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो सरदार कौन होते थे, देखिए दोस्तों, पहले ना जिन क्षेत्रों में आपके राजा महाराजा नहीं होते थे या जिन क्षेत्रों में आपकी शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी, वहां पर आपके कुछ कबीले हुआ करते थे। उन कबीलों में एक कबीले का एक तरीके से सरदार होता था, एक प्रमुख होता था जिसे सरदार की उपाधि दी गई थी, उसकी अपनी कुछ प्रमुख सेना थी। ठीक है, उसकी अपनी प्रमुख कुछ सेना थी, जो सेना क्या करती थी, उसके शासन को चलाने में सहायता प्रदान करती थी। जबकि और सरदार का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। ठीक है, तो आई होप सो आपको सरदार क्लियर हुआ होगा। कबीले का होता था, पद वंशानुगत होता था, और इनके पास एक सैनिक टुकड़ी होती थी जो शासन प्रक्रिया करने में इनको सहयोग देती थी। इसके अलावा सरदारी इससे बिल्कुल अपोजिट था, इनका पद वंशानुगत नहीं होता था, सैनिक टुकड़ी होती भी थी, नहीं भी होती थी। ठीक है, ये चीज कह सकते हैं आप। इसके अलावा अशोक के जो चिन्ह हैं उन्हें आज क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है,
देखिए आपने देखा होगा कि अशोक के जो चिन्ह हैं, चाहे वो मैं बात करूँ अशोक चक्र की बात करूँ जिसे तिरंगे में हमें स्थान दिया गया है, ठीक है, भारतीय ध्वज में, और अशोक का एक स्तंभ था जो शेर वाला है, उसे भारतीय राजकीय चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, जो एकता, शक्ति और समर्पण का एक तरीके से प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 9th है आपका, ठीक है, इंडिका और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इंडिका जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई थी मेगस्थनीज द्वारा, और जबकि अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी चाणक्य द्वारा। तो चाणक्य के और भी कई नाम हुए हैं, विष्णुगुप्त भी रहे हैं, कौटिल्य भी रहे हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा आपके चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र और इंडिका आपके किसके द्वारा? आपके मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा महाजनपद क्या थे या जनपद क्या थे? देखिए जनपद एक ऐसा स्थान माना गया जहां पर एक विशाल जनसंख्या क्या थी? निवास करती थी, ठीक है। तो महाजनपद या जनपद एक ऐसा स्थान था जो एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां पर एक विशाल जनसंख्या निवास करती थी, और उन विशाल जनसंख्या को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए आपके राजा बनाए गए थे, ठीक है, राजा महाराजा हुआ करते थे। और ऐसे महाजनपदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 16, ठीक है। मैंने आपको भी ये भी बताया कि 16 महाजनपदों की संख्या हमने कहाँ से प्राप्त करी? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये कौन से ग्रंथ हैं? ये आपके जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके कुछ ये थे, तो आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। अब आपके बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहा आपका वो रहा कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। देखिए 16 महाजनपदों में कई महाजनपद थे जो सबसे शक्तिशाली थे, जिसमें मगध हुआ, वंशी हुआ, कुरु हुआ, अवंती हुआ, ये कुछ ऐसे महाजनपद थे जो सबसे शक्तिशाली माने गए। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में अगर एक की चर्चा करें हम, तो एक महाजनपद के रूप में आपके कौन आएगा दोस्तों? मगध आता है, ठीक है। तो मगध को सबसे शक्तिशाली होने के पीछे क्या रीजन था? तो आपको 5-6 रीजन हम बताते हैं। सबसे पहला रीजन, मगध में जो राजा रहे वो काफी महत्वाकांक्षी थे, और एक तरीके से उनमें राजशाही करने की एक क्षमता थी। एक तरीके से कहते हैं ना, कई राजा ऐसे होते हैं जिनको राजशाही भाती नहीं है, वो सत्ता के लोभी हो जाते हैं और शासन प्रक्रिया सही तरीके से नहीं करते, जिसके कारण उनका राजतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, शासन इवन उनका साम्राज्य ही खत्म हो जाता है, ठीक है। परंतु मगध में ऐसा कोई भी राजा नहीं था। मगध में कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपनी सीमाओं को विस्तृत किया, बढ़ाया। तो मगध में ऐसे राजा थे जो काफी सुदृढ़ थे, मजबूत थे और महत्वाकांक्षी थे, ठीक है। सेकंड, मगध आपके नदियों के किनारे बसे होने के कारण उनकी जो भूमि थी काफी उपजाऊ थी, जिसके कारण वे दूर दराज के इलाकों से व्यापार किया करते थे समुद्री रास्ते से। तो उनके व्यापारिक स्तर दोनों थे, जल मार्ग भी था और आपके सड़क मार्ग भी था, तो दोनों ही मार्गों से वो व्यापार भी किया करते थे। तीसरा, वहां पर खदानें मिली हैं लोहे की, सोने की, तो लोहे की खदानों का इस्तेमाल वो हथियार बनाने के लिए किया करते थे, जिसके कारण वो एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। फिर आप कह सकते हैं कि मगध के जंगलों में हाथी घोड़े पाए गए, जिससे उनको क्या कहा जा सकता है कि युद्ध के समय वो इनका इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो एक प्राकृतिक रिसोर्सेज, पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि प्राकृतिक रिसोर्सेज से भंडार प्रयुक्त प्रचुर आपका मगध साम्राज्य था, जिसके कारण मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए दोस्तों, इसे आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कई बार एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अशोक को एक महान सम्राट के रूप में क्यों देखा जाता है? तो अशोक महान क्यों बना? हम कहते हैं कि भाई देखिए, आपको बताया था मौर्य साम्राज्य की जो नींव रखी वो घनानंद की समाप्ति के बाद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, घनानंद को समाप्त करके आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य जब बना तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, बिंदुसार के पश्चात आपके कौन आया? अशोक आया था। तो अशोक को एक महान सम्राट माना गया मौर्य साम्राज्य में। क्यों? उसके पीछे भी कई रीजन थे। देखिए अशोक ने क्या करा, अशोक ने अपने शासन काल में जब अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, तो कलिंग का युद्ध करने के बाद अशोक ने क्या हुआ दोस्तों? अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक ने इतना खून खराबा देखा, अशोक को लगा कि भाई यही सब कुछ है, साम्राज्य जीतना ही सब कुछ है, लोगों को मारना,
पहले अशोक एक तरीके से क्रूर शासक के रूप में पहचाना जाता था, क्योंकि वो क्या था, वो एक साम्राज्य को विस्तार करने की योजना बनाता था। परंतु जब कलिंग का युद्ध हुआ और उन्होंने चारों तरफ देखा कि अपने भी सैनिक मारे गए हैं और दूसरे को भी पक्ष को हानि हुई है, तो ऐसी स्थिति में उसके हृदय में परिवर्तन आया और उसने सोचा कि ये साम्राज्य बढ़ाना या किसी को मारना, क्या यही जीवन है? तो जिसके चलते उसने क्या करा, उसने अपने धर्म को परिवर्तित कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, और उसने कभी ना युद्ध करने का प्रण लिया, एक तरीके से हिंसा को त्याग दिया और अहिंसा को पुजारी बन गया। ठीक है दोस्तों, तो अशोक के महान होने के पीछे जो सबसे पहला रीजन था वो था कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद कई धर्मों के प्रचार के लिए क्या किया अशोक ने, धर्म प्रचार के लिए धर्म बनाए और उनके धर्म के प्रचार करना प्रारंभ कर दिया, जो अशोक को महान बनाता है। दूसरा, अशोक ने अपने साम्राज्य में शिकार, पशु हत्या, आपके क्या नाम है, इन पर रोक लगा दी। ठीक है, और अशोक ही पहला सम्राट था जिसने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी चिकित्सालयों का निर्माण करवाया। ठीक है, अशोक ने यातायात संबंधित बहुत सारे कार्य करवाए, सड़कों पुलों वगैरह का निर्माण करवाया। ठीक है, अशोक को महान इसलिए भी माना गया क्योंकि अशोक ने फिर कलिंग के युद्ध के बाद कभी ना युद्ध करने का प्रण लिया, जिसके कारण साम्राज्य में उसको क्या हुआ, उसकी साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी रही और कभी भी अशोक ने ना युद्ध ना करने का प्रण लिया। इसके अलावा अशोक अपनी प्रजा को एक पुत्र की भांति मानता था, तो अशोक ने कभी भी क्या है, कभी भी अपने प्रजा के ऊपर किसी तरीके का कोई भी चीज़ों को थोपना नहीं चाहा। अर्थात एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कई जो राजा होते थे कि वो क्या करते थे, जो उनका धर्म होता था वही धर्म कोशिश करते थे कि राज्य भी अपनाए, राज्य के नागरिक भी अपनाए। जैसे मैं चर्चा करूं आपके औरंगजेब की, औरंगजेब ने क्या करा, औरंगजेब ने अपने शासन काल में कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। जो उसके राज्य में रहेगा उसे क्या करना पड़ेगा, उसके धर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। परंतु अशोक ऐसा नहीं था। अशोक ने अपने धर्म को, जो उसका धर्म था, उसे कभी जनता के ऊपर नहीं थोपा। जनता का जो धर्म है, रहिए शांति प्रिय तरीके से रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके की विचारधारा रही अशोक की। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि अशोक एक महान सम्राट क्यों रहा। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में पतन के प्रमुख कारण क्या थे? देखिए, कोई भी साम्राज्य का अगर अंत होता है दोस्तों, तो उसके अंत के कई कारण रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण, कुछ ऐसे कारण हैं जो बेसिकली हर एक साम्राज्य के अंत के रहे होंगे। सबसे पहला कारण ये रहा होगा कि उसके जो राजा, जो शासक थे, वो अकुशल रहे होंगे। अर्थात अशोक की समाप्ति के बाद, अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य में ऐसे राजा नहीं रहे जो राजा मौर्य साम्राज्य को और सुदृढ़ कर सके, और मजबूत कर सके और विस्तार कर सके। अर्थात कि अशोक के साम्राज्य की समाप्ति के बाद मौर्य साम्राज्य में जो शासक आए वो अकुशल थे, जिसके कारण क्या हुआ, वो समाप्त हो गया। दूसरा, मौर्य साम्राज्य का अंत का एक प्रमुख कारण यह भी माना गया कि ब्राह्मणों से एक तरीके से नाराजगी। क्यों? क्योंकि अशोक हिंदू धर्म का था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके कारण कई ब्राह्मण ऐसे थे जिन्होंने अशोक का बहिष्कार किया, अशोक को बुरा भला कहा, और अशोक एक तरीके से मौर्य साम्राज्य से नाराजगी जताते हुए वे मौर्य साम्राज्य से दूर होते चले गए और उन्हें श्रापित भी कर दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि अशोक ने हिंसा को पूर्ण रूप से त्याग दिया था। तो यदि अशोक मौर्य साम्राज्य के ऊपर कोई आक्रमण भी होता था, तो अशोक इस तरीके की प्रयास नहीं करता था कि उसे रोका जाए या उसे समाप्त किया जाए या उससे युद्ध किया जाए, क्योंकि अशोक स्वयं अहिंसा का पुजारी बन चुका था। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट मैंने अभी आपको क्या बताए। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया अकुशल शासक। ठीक है, दूसरा मैंने बताया ब्राह्मणों से नाराजगी। तीसरा मैंने आपको क्या बताया दोस्तों अभी, विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो आई होप सो इस तरीके से आप पॉइंट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं आप अपने एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को, छठी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण काल के रूप में क्यों समझा जाता है? देखिए, छठी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण काल इसलिए माना गया क्योंकि इस समय कई राजा, महत्वाकांक्षी राजा अस्तित्व में आए, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं, धनानंद की बात करूं, आपके क्या नाम है, अशोक की बात करूं, कई राजा अस्तित्व में आए, कई नगर अस्तित्व में आए। इसके अलावा कई महाजनपद अस्तित्व में आए और कई तो धर्म भी अस्तित्व में आए थे। जैन और बौद्ध धर्म जो है वो छठी शताब्दी के समय ही अस्तित्व में आए थे। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को भारतीय इतिहास में या इतिहास काल में एक महत्वपूर्ण समय काल के रूप में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए। ठीक है,
मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए। तो मौर्य साम्राज्य की जो हमें जानकारी मिलती रही है वो आपको अभिलेखों द्वारा मिली है। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख है उनके द्वारा आपको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिली। पुस्तकों द्वारा, चाहे वो अर्थशास्त्र रही हो आपके चाणक्य द्वारा, चाहे इंडिका रही हो आपके मेगस्थनीज द्वारा, तो पुस्तकों द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिली, और चाहे वो भगवती सूत्र या फिर जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनके द्वारा भी। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की जो हमें जानकारी मिली वो मिली है हमें भवनों निर्माण कलाओं के द्वारा भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती रही है। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रमुख तत्व लिखेंगे आप। सबसे पहला पुस्तकें, दूसरे नंबर पर अभिलेख, और तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं क्या, भवन निर्माण कला। इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महाजनपद की प्रमुख विशेषता क्या थी। देखिए, महाजनपद जो थे इसकी सबसे पहली विशेषता ये थी कि 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद ऐसे थे जो सबसे शक्तिशाली थे, जिसमें कुरु, वंशी, अवंती, मगध। ठीक है, ये महाजनपद रहे, पहले ये लिख सकते हैं आप। दूसरा आप कह सकते हैं कि जितने भी महाजनपद थे ज्यादातर महाजनपदों में राजाओं का शासन रहा। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में राजाओं का शासन नहीं था वहां कुलीन तंत्र था। कुलीन तंत्र मतलब कुछ समूह, कुछ वर्ग या कुछ पुरुष वहां पर शासन किया करते थे जिनमें राजाओं का शासन नहीं था। ठीक है, तो आई होप सो ज्यादातर महाजनपदों में राजाओं का शासन था, जिनमें राजाओं का शासन नहीं था वहां कुलीन तंत्र था। ठीक है, तीसरा आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी थी, और राजधानी क्या थी, राजधानी मजबूत बनाने की होड़ थी। एक तरीके से आप कह सकते हो राजधानी मजबूत होगी तो एक तरीके से शासन मजबूत होगा। और जो राजधानी बनाई गई थी वो किलेबंद की गई थी। किलेबंद किस लिए की गई थी, ताकि किसी प्रकार का आक्रमण ना हो सके और आक्रमण के लिए हम प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो ये कुछ आपकी विशेषता रही थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको जो मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किए, शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, इसमें मैंने आपके चैप्टर को कवर करने की कोशिश की और आपके कुछ ऐसे टॉपिक लिए जो आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सीरीज आप तक लगातार आती रहेगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जरूर बने रहिएगा दोस्तों, ताकि हर एक चीज को आप लोग बारीकी से नोट डाउन कर सकें, समझ सकें और बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।